हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका वीजी स्टडी हब पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इस वीडियो में लाया हूं सर, वो है हाउ टू स्कोर 60 प्लस इन कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, हमारा पूरा रिवीजन हो गया है। ठीक है, अब काफ़ी बच्चों का ये कहना था कि सर 60 प्लस लाने के लिए क्या क्या करना होता है। 60 प्लस के लिए आप गाइड कीजिए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, या क्या चीज़ें हम स्किप कर सकते हैं, टाइम एलोकेशन कैसे होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा टाइम देना चाहिए, वो कौन से हैं। तो बहुत सारे जो सवाल हैं, बंच ऑफ जो आपके पूरे क्वेश्चंस हैं, वो मैं एक वीडियो में आंसर करने वाला हूं। और आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या माइंडसेट लेके आपको पढ़ना चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूं। ठीक है, फटाफट वीडियो को लाइक कर लेना भाई। ठीक है, वीडियो लाइक कर लेना ताकि और ऐसे वीडियोस में लाते रहूं। ठीक है, इसी तरह का एफएम का वीडियो भी आने वाला है। अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे, डेफिनेटली एफएम का भी मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा, और भी जो भी आपको गाइडेंस लगेगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्कोर 60 प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पास्ट का पूरा 2 ही पेपर हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली 2 ही एमसीक्यू बेस्ड पेपर हुए हैं न्यू सिलेबस में ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसका मैंने आपको देखो दिया है, पूरा ब्रेकअप दिया है, थेरी का, प्रैक्टिकल का। ठीक है, काफी डिटेल एनालिसिस करके मैंने आपको दिया हुआ है कि थेरी का देखो क्या डिवीजन रहा है। दिसंबर 19 में 40 मार्क्स का पार्ट ए का थेरी था। पार्ट ए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको पता ही है, पार्ट बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 60 मार्क्स पार्ट ए का है, 40 मार्क्स पार्ट बी का है। आई होप आपको सब पता है। ठीक है, तो 40 मार्क्स की थेरी थी पार्ट ए से, और 20 मार्क्स की 26 मार्क्स की थेरी थी पार्ट बी की। तो टोटल थेरी अगर देखा जाए, पहला अटेम्प्ट जो एमसीक्यू का हुआ था दिसंबर 19, उसमें 66 मार्क्स का प्योरली थेरी था, मोर देन 60 देखो थेरी था, और 34 मार्क्स का प्रैक्टिकल था, जिसमें पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस थे प्रैक्टिकल और 14 क्वेश्चंस थे पार्ट बी के। क्लियर है। सिमिलरली दिसंबर 20 अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा चेंज है, बहुत ज्यादा शार्प चेंज है उसमें, कि थेरी पार्ट ए में से सीधे 53 मार्क्स की आ गई। और ये मेनली क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूं, शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स का वेटेज कम होके पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन ज्यादा इंस्टीट्यूट ने पूछ लिए थे। बस यही मेजर चेंज रहा, वेटेज का इधर का उधर बहुत ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि शेयर कैपिटल और डिबेंचर से क्वेश्चन काफी कम आए थे, क्योंकि शेयर कैपिटल डिबेंचर में प्रैक्टिकल भी अच्छे खासे हैं और फर्स्ट एग्जाम में आए भी थे, पर सेकेंड एग्जाम में अच्छा खासा मतलब प्रैक्टिकल का वेटेज कम कर दिया था। क्वेश्चन थोड़ा मतलब पेपर ऑफ बीट था, ऐसा मैं आपको कहूंगा, प्रॉपरली नहीं बनाया गया होगा, या वही बिकॉज ऑफ कोविड होगा, या क्वेश्चंस मिल नहीं रहे होंगे इंस्टीट्यूट को। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा पैटर्न आगे कंटिन्यू होगा। थेरी इतनी ज्यादा भी नहीं आ सकती, प्रैक्टिकल भी आई थिंक धीरे धीरे बढ़ाएंगे जैसे जैसे इंस्टीट्यूट को भी क्वेश्चन मिलेंगे। मैं ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूं मेरे चैनल पे, अमित तलडा चैनल पे, कि अकाउंट्स एमसीक्यू पहले नहीं था। अकाउंट के जो टॉपिक्स हैं, शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर हो गया, वैल्यूएशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना सर, ये रिटर्न रहे हैं, अभी तक हमेशा रिटर्न रहे हैं। तो इसके एमसीक्यू ढूंढना या बनाने में टाइम लगता है आए ख्याल में। तो ये भी आपको फैक्टर ध्यान में रखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एमसीक्यूज इन टॉपिक्स विच आर प्योरली ऑफ अकाउंटिंग वो डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैं ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा कि थेरी बहुत ज्यादा नहीं आएगी। 60-40 रेशो मेरे हिसाब से बहुत ही आइडियल रेशो है। 60 to 65 की थेरी आएगी, 30 to 35 कम से कम प्रैक्टिकल आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके टॉपिक्स ही प्रैक्टिकल बेस बहुत ज्यादा है, टॉपिक ही बहुत ज्यादा है। शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है, कंसोलिडेशन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड अपना रेशियो एनालिसिस है, बजटिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, वैल्यूएशन है। इतने सारे चैप्टर प्रैक्टिकल अगर होंगे तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 35 तो आने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो दिसंबर 20 में 53 मार्क्स का पार्ट ए का थेरी था और पार्ट बी में 24 था। देखो पार्ट बी में मोर और लेस उतनी ही चाहिए, पार्ट बी में मोर और लेस उतना ही थेरी आया है। पूरा जो चेंज आया था वो पार्ट ए में ही आया था, और शेयर कैपिटल और डिबेंचर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम आए थे, एंड उसके जगह पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस, ये सब के क्वेश्चन थोड़े से बहुत ही ज्यादा आ गए थे। अनरियलिस्टिक सा पेपर दिसंबर 20 का था। ठीक है, तो और प्रैक्टिकल्स का देखें तो पार्ट ए के 7 ही क्वेश्चन थे प्रैक्टिकल, और बी में 16 क्वेश्चन थे एज यूजुअल। ठीक है, तो ये आपका पूरा ब्रेकअप रहा। अब पूरा मैंने चैप्टर वाइज वेटेज का चार्ट भी आपको दे रखा है, जिनको डिटेल में चैप्टर लेवल पे एनालिसिस करना है वो कर सकते हैं। अब इसमें भी फैकल्टी टू फैकल्टी थोड़ा वेटेज इधर उधर होगा।
रीजन बीइंग सिंपल है कि ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं, एक ही टॉपिक का रेफरेंस मल्टीपल चैप्टर्स में, तो कुछ फैकल्टी अलग ढंग से एलोकेट करेंगे, कुछ अलग ढंग से करेंगे, इसमें कोई लॉ तो है नहीं, इसमें कोई रूल तो है नहीं। एग्जाम्पल अगर शेड्यूल 3 के प्रेजेंटेशन पे सपोज आ जाता है, सपोज पूछा जाए कि इसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसॉप है तो कुछ लोग बोलेंगे शेयर कैपिटल चैप्टर से रिलेटेड है, और कुछ लोग बोलेंगे नहीं शेड्यूल 3 का है तो चैप्टर 2 में आना चाहिए। सिमिलरली डिबेंचर का कोई प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे बहुत सारे ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी ऐसा ही है। वैल्यूएशन का एएस अगर पूछा जाए तो वैल्यूएशन से रिलेटेड है तो कुछ लोग वैल्यूएशन में डालेंगे, पर पूछा एएस है तो वो एएस के टॉपिक में भी आता है। तो ऐसे काफी सारे ग्रे एरियाज हैं जहां पे जजमेंट अलग अलग फैकल्टी का अलग अलग हो सकता है, तो माइनर वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्लियर कट अगर आप देखोगे कि शेयर कैपिटल का डिक्लाइन आपको दिख रहा है कि जहां 11 क्वेश्चंस आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, नेक्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 5 ही आए थे, तो पूरा ये 6 मार्क कहां गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले चैप्टर में चले गया है। ठीक है, फिर देख रहे हो आप कि 5th चैप्टर जो है रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनी अकाउंट्स, उस पर भी मेजॉरिटी पार्ट शेयर कैपिटल का ही आता है। 3 और 5 चैप्टर में साथ में ही पढ़ाता हूं। ठीक है, तो उसका भी सीधे 4 मार्क का डिक्लाइन है। तो ये पूरा जो डिक्लाइन हुआ है ये सीधे सीधे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो 3 चैप्टर हैं 10, 11, 12 उसमें गया है। क्लियर है, और 10, 11, 12 अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि कंटेंट बहुत लिमिटेड है, रिपीट तो वो करेंगे नहीं, डेट्स हैं, फुल फॉर्म्स हैं, ये है वो है, फैक्चुअल डेटा है, तो उसमें कुछ बचा ही नहीं है, और आया भी तो फिर रिपीट आएगा। इसलिए मेरा सबसे बड़ा टिप आपको यही रहेगा कि 10, 11, 12 का तो भैया पास पेपर अच्छे से कवर करके जाओ, सारे क्वेश्चंस जो आ चुके हैं देख के जाओ, क्योंकि रिपीट हो सकते हैं। रिपीट वैल्यू है चैप्टर 10, 11, 12 की। क्लियर है, कंटेंट क्योंकि बहुत लिमिटेड है और बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है, तो कुछ भी पूछेंगे तो थोड़ा बहुत तो रिपीट होगा। क्लियर है, तो वो 3 चैप्टर में मोरलेस बहुत ज्यादा देखो इंक्रीमेंट आपको दिखेगा, और चैप्टर 2 में भी देखो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट दिखेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड थ्योरी बहुत ज्यादा गई थी, तो मैंने माइट भी देखो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ले लिया होगा। शेड्यूल 3 से अगर रिलेटेड है तो मैंने डायरेक्टली चैप्टर 2 में डाल दिया होगा, इसलिए आपको चैप्टर 2 में जंप दिखेगा कि प्रेजेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन काफी आए थे, फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आ गए थे। ठीक है, तो ऐसा है। फिर है पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में अगर आप देखोगे तो लगभग सेम है, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आया था, एक दो मार्क का ही इधर उधर शफल है, और क्लियर कट दिख रहा है कि बजटिंग इंपॉर्टेंट है, रेशियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग टूल्स काफी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन अगर आप वो 2-3 चैप्टर मर्ज कर लोगे तो पूरा जो वैल्यूएशन टॉपिक है उसके हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो कम इंपॉर्टेंट है वो भी दिख रहा है, शेयर बेस्ड पेमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉस्ट ऑडिट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा मतलब वेटेज कम है। अब डिपेंड करता है आपको कितना स्कोर करना है, ठीक है, उसके हिसाब से जजमेंट बदल सकता है। फिर आते हैं कि कुछ बच्चों का ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, और ये जब एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस था तब भी आता था, अब भी आता है, ठीक है, और आते रहेगा कि सर क्या हम प्रैक्टिकल एमसीक्यूज पूरा छोड़ के जा सकते हैं? सर हमको मैथ से डर लगता है, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कैलकुलेटर होता है ना, हमको बुखार आ जाता है। ऐसे भी बच्चे हैं, और इनका रिपीटेडली यही क्वेश्चन होता है कि क्या सर हम वन साइडेडली सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाएं, क्या हम पास हो जाएंगे? यस, पास हो जाओगे, क्योंकि थ्योरी ही इतनी आ रही है। दिख रहा है थ्योरी कितनी आ रही है? थ्योरी बहुत ज्यादा आ रही है, 66, 77, और मेरे हिसाब से 60 से नीचे थ्योरी कभी आएगी नहीं, 60 तक तो थ्योरी आएगी चाहिए। तो 60 में से आप अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपका एक्यूरेसी लेवल ज्यादा होगा, आपका कवरेज ज्यादा होगा, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, तो 60 में से 40 तो आप ले ही लोगे, ठीक है। बट अगर आप सीएमए जैसे सब्जेक्ट में सिर्फ 40 लोगे तो भैया आप एग्रीगेट कहां से निकालोगे? रिटर्न पेपर्स में थोड़ी आप 60 स्कोर कर पाओगे। कर चुके हो आप, या आपको लगता है आप कर पाओगे, तो माइट भी पॉसिबल है, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, रिटर्न पेपर्स में मतलब लक फैक्टर होता है, बोल नहीं सकते कितना आएगा क्या आएगा, कि आप 60 ही स्कोर कर पाओगे। जो 60 स्कोर करते भी हैं उनको भी भरोसा नहीं होता कि 60 कैसे आ गए, ठीक है। तो रिटर्न पेपर्स पे ज्यादा मेरे ख्याल से रिलाय नहीं करना चाहिए। एमसीक्यू पे आप रिलाय कर सकते हो, आपकी स्पीड का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हैंडराइटिंग का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे फ्लॉज क्या होते हैं कवर अप हो जाते हैं, और सही टिक किया तो मार्क्स मिलने ही है। तो
चेकर का भी कोई जजमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसीलिए मेरे हिसाब से सीएमए एफएसएम में आपको ज्यादा स्कोर करने का टारगेट हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कंप्लीटली स्किप करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं। ठीक है, तो आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कवर करो। कुछ तो होगा जो आपको जमता होगा, इतने भी तो आप गए गुजरे नहीं हो कि बिल्कुल भी नहीं जम रहा, कुछ तो होगा। यस फियर है, यस आप भागते होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भागते सब लोग हैं, किसी जिसका मैथ्स फेवरेट होगा बस वही लोग दिल से करते हैं, पर कॉमर्स वाले मोर और लेस थोड़ा सा डरते हैं और परहेज करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पॉजिटिवली जाना पड़ेगा कि क्या आपको जमता है, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन ईजी है जो आपको जम जाते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत करके आपको टैली हो जाते हैं, तो स्टार्ट विद दैट। और मैंने पूरा रिवीजन सीरीज ही लिया हुआ है, प्रैक्टिकल एमसीक्यूज भी कवर करवाए हैं, हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन करवाए हैं, काफ़ी सारे पास पेपर भी करवा दिए हैं। तो आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको जमते हैं। आप एक एक करके टिक कर करके उसको कवर करते जाओ और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, एक एक 2-2 मार्क करके आपका मार्क्स अंदर होते जा रहे। जो चीज़ आप स्किप करने की सोच रहे हो, आराम से आप उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा स्किप करना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है सर, बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं। एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आप पूछोगे, एग्जाम के एक दिन पहले भी पूछोगे तो भी मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, फिर है कि सर कवरेज कैसा रखें, 60+ अगर हमको लाना है तो सर कवरेज का क्या करें। तो पहला है कि सर कोशिश करें कि सारे ही चैप्टर कवर करें, कि 60 कम स्कोर भी नहीं होता है सर, 60 को कुछ लोग इतना इजीली ले लेते हैं, वैसा भी नहीं है, 60 लेना थोड़ा सा है, मतलब हार्डवर्क लगता है। तो पहला है कि भाई कोशिश करो कि आप सारे टॉपिक्स कवर करो, सारे चैप्टर्स कवर करो, बट स्टिल अगर 2-3 चैप्टर्स आपको बॉदर कर रहे हैं और वो भी अगर लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो आप स्किप कर सकते हो। बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट वाले जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, शेयर बेस्ड पेमेंट किसी ने नहीं पढ़ा है या पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया, स्किप कर सकते हैं, 1 या 2 मार्क का ही वेटेज है। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग नहीं पढ़ा है, स्किप कर सकते हैं। कॉस्ट ऑडिट नहीं पढ़ा है, या वो जो उसके अंदर के इतने सारे मेथड्स हैं, टेक्निकल नाम है, वो आपको नहीं याद हो रहे हैं, स्किप कर सकते हो। इंडिविजुअल छोटे छोटे टॉपिक्स स्किप कर सकते हो अगर आपको बॉदर कर रहे हैं तो। ठीक है, तो कोशिश यही करो, माइंडसेट ऐसा ही रखो कि नहीं मुझे पूरा कवर करना है, बट यस एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको कोई चीज बॉदर कर रही है, अगर आपको बहुत चीज टफ लग रही है, टेंस कर रही है, तो आप वो छोटी छोटी चीजें स्किप कर सकते हो। क्लियर है? फिर आता है कि प्रैक्टिकल्स का क्या करें। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिकल भी कोशिश करो कि सारे टाइप कर लो, लेकिन यस सारे टाइप सारे बच्चों को नहीं जमेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे टाइप्स होंगे जो आपको बॉदर करेंगे, जो आपको बहुत ज्यादा टाइम देने के बाद भी नहीं जमेंगे, या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार ये मेरे से होगा कि नहीं होगा अगर एग्जाम में आ गया तो आप ऐसे सिलेक्टिव कुछ टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्किप कर सकते हो। और काफी सारे बच्चे काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आएंगे नहीं आएंगे बोल नहीं सकते, मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस कुछ लोगों को करने होते हैं ना, वो वाले वो लेके बैठे हैं आखिरी 15 दिन में। आई डोंट नो क्यों वो ऐसे टफ क्वेश्चंस लेके बैठे हैं, फुल क्वेश्चंस लेके बैठे हैं, सीए की बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो भी आखिरी 15 दिन में। आई डोंट नो व्हाई, मतलब क्यों ऐसा वो चॉइस करते हैं, क्यों ऐसा वो करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल क्वेश्चंस अब आप मत करो, जितना आपने पढ़ लिया है, जितने आपने अभी तक एक्सेप्शनल क्वेश्चंस कर लिए होंगे वो आप करो, वो रिवाइज करो, फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर नए टाइप के क्वेश्चंस अब आप आखिरी में मत करो। ठीक है, और कुछ बहुत ही टफ या कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं कहीं किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो ऐसे सिलेक्टिव आप स्किप कर सकते हो। क्लियर है? तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। डिबेंचर रिडम्पशन का कोई मेथड आपको नहीं जम रहा, खैर मेथड्स पे इतने टफ क्वेश्चंस अभी तक आए ही नहीं है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि यार ओन डिबेंचर्स का वो नहीं समझ में आ रहा, ओन डिबेंचर्स का वो कैंसिलेशन का प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, या कंसोलिडेशन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, नहीं जम रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे इंडिविजुअलाइज्ड चीजें आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल यू कैन स्कोर 60+। अब पूरा मैंने आपको लिस्ट दी है और रिवीजन सीरीज में ऑलमोस्ट सारे टाइप के मैंने कवर करवा दिए। अलग से मैंने एमसीक्यू शीट भी आपको दे दी है, प्रैक्टिकल एमसीक्यू शीट टाइप वाइज चैप्टर वाइज विथ वर्किंग नोट्स आपको दे दी है। और क्या चाहिए, सब दे दिया है मैंने। ठीक है, मेरे तरफ से तो ये पूरी मैंने लिस्ट दी है आपको, आप देख सकते हैं। इजी मीडियम टफ में मैंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ताकि अगर किसी को मैथ्स का फियर है भी
तो कम से कम इजी टाइप वाला अटेम्प्ट करें, इजी वाले एक एक करके आप कवर करो, एक एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन आप करो। अगर आपको 3 से 4 क्वेश्चन जम रहे हैं तो आप एक एक करके ऐसे कवर कर सकते हो, और सिमिलर क्वेश्चन आ गया तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में जम जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे पूरी मैंने लिस्ट दी है। देखो, अमाउंट टू बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड, अर्निंग पर शेयर, पी रेशो, पीवी रेशो, गुडविल, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग लाइबिलिटी, बराबर, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ये इजी होते हैं। फिर है शेयर फॉरफिचर में कितना क्रेडिट बैलेंस बचेगा, बराबर, ये भी मैंने टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं। एमओएस, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, करंट रेशो, रेशोज में बहुत सारे रेशोज इजी हैं, आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे मेरे हिसाब से इजी हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। लॉजिक्स हैं, छोटे छोटे लॉजिक्स, छोटे छोटे उसके पीछे जो लॉजिक है या लॉ है वो अगर आपको पता चल जाए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। लेस ऑफ मैथमेटिक्स, मोर ऑफ लॉजिक्स और मोर ऑफ लॉ उसके अंदर होते हैं। फिर कुछ मीडियम टाइप्स के हैं जिसमें थोड़ी बहुत वर्किंग्स होती हैं, 2 से 3 4 स्टेप्स परफॉर्म करनी पड़ सकती हैं। तो ये सारे मैंने देखो दिए हैं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं जम रहा है, यील्ड मेथड नहीं जम रही है, नेट एसेट मेथड नहीं जम रही है, ओवरऑल बीपी, ओवरऑल पीवी रेशो, बराबर। तो ये सब अगर आपको नहीं जम रहा है, डब्ल्यूएसीसी, बराबर, कंसोलिडेशन का जो है कैपिटल रिजर्व या गुडविल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काफी बच्चों को नहीं जमता है, तो ये चीजें मीडियम लेवल की है। इसमें मैथ्स भी है, इसमें लॉजिक्स भी है, पार्टली है, पर आप मीडियम हार्डवर्क से इसको कवर कर सकते हो। और फिर कुछ थोड़े से टफ होते हैं, जैसे फुल बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे, अगर आते हैं, आए नहीं है पर आए अगर, तो वो टफ हो सकता है। ओन डिबेंचर्स का भी काफी बच्चों को बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं जमते हैं। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट मिलेगा, एक क्वेश्चन आ चुका है, मेरे हिसाब से वो टफ था। ठीक है, तो कुछ लोगों को टफ लग गया, कुछ लोगों को बहुत ईजी भी लगता है। ठीक है, अलग अलग बच्चे हैं। ठीक है, फिर है कैश कलेक्टेड, बजटिंग में जो कैश बजट पे क्वेश्चन आते हैं। प्रोडक्शन बजट काफी बच्चों को नहीं जमता, नहीं समझ में आता यार क्या हो रहा है, ये 2/3 1/3 ये क्या सब चक्कर है, तो काफी बच्चों को नहीं जमता, तो वो भी टफ कैटेगरी में। ऐसे सिलेक्टेड कुछ टाइप के क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो। क्लियर है? चल जाएगा। फिर है कि सर अब रिवाइज कैसे करें। हमने पढ़ लिया है, मेजर चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, प्रैक्टिकल्स भी कवर कर लिए हैं, थ्योरी भी कवर कर लिए हैं, हमने जो भी बताया आपने सब कर लिया है। अब सर एग्जाम में 15-20 दिन ही बचे हैं, या आखिरी 1 मंथ है, आगे भी जैसे आप ये वीडियो देखोगे, तो आखिरी में क्या पढ़ें, आखिरी में एग्जाम के पहले क्या पढ़ें। ठीक है, तो कुछ पहले मैंने टिप्स दी हैं कि क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मटेरियल कौन सा आप यूज करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कितने घंटे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कहां से पढ़ोगे, जो कि काफी लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वो ही बुक से पढ़ो जहां से अभी तक आप पढ़ते आए हो, जहां से आपने अपने कंसेप्ट बिल्ड किए हैं, जहां से आपने अभी तक पढ़ा है, जहां से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़े हैं, वहीं से आप पढ़ो। कोई भी नया मटेरियल अगर आप आखिरी में लोगे तो आपको उससे रूबरू होने में, उससे वेलवर्स होने में ही टाइम लग जाएगा। तो नया मटेरियल भले मेरा ही क्यों ना हो, आखिरी डेज में मतलब रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर मटेरियल है जो आप अभी तक फॉलो करते आए हो, अच्छा कंटेंट है, अच्छा कवरेज है, उसी को यूज करो, वो आपके लिए बेस्ट नोट्स होंगे, बेस्ट बुक होगी। ठीक है, और अगर आपने हैंडमेड खुद के नोट्स बनाए हैं, कुछ चार्ट्स बनाए हैं, कुछ भी अगर आपने खुद का अपने हाथ से बनाया हुआ है और उसका कवरेज भी अच्छा खासा है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास दोनों नहीं है, कोई एक प्रॉपर बुक नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, मॉड्यूल से आप पढ़ रहे होंगे, या कोई नोट्स हैं जिसपे आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको और बेटर नोट्स की तलाश है, तो आप मेरे नोट्स यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई नोट्स अभी नहीं है तो एकदम लास्ट प्रायोरिटी में आप मेरे नोट्स रखना। और अगर आप मेरे ही बायर हो या मुझे ही फॉलो करते आए हो, तो मेरे रिवीजन नोट्स आप पढ़ सकते हो, सफिशिएंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, और बहुत ही अच्छे से आप 3 से 4 बार भी रिवाइज कर लोगे। इतना मतलब समझदारी से बनाए हुए, काम की चीजें भी कवर की गई हैं और लेंथ को भी कट शॉर्ट किया गया है ताकि आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर पाओ। क्लियर है? तो मेरे रिवीजन नोट्स, मेरा प्रैक्टिकल एमसीक्यू का पूरा शीट टाइप वाइज, चैप्टर वाइज पूरे विद वर्किंग नोट्स, वो भी अवेलेबल है, और फॉर्मूला शीट भी अवेलेबल है। ठीक है, तीनों कंबाइंड वे में आप अच्छे से रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। एंड यस, वो सफिशिएंट है। काफी बच्चे पूछेंगे सफिशिएंट है क्या, सफिशिएंट है क्या? है सर, इसीलिए दे रहे हैं। अगर कोई चीज सफिशिएंट नहीं होती तो हम क्यों देते यार, सोचने वाली बात है। चलिए, अब है कि
रिवाइज कैसे करना है। अब काफी बच्चों की इच्छा होती है कि टीचर्स चैप्टर लेवल पे टाइम दे दें, वो बहुत गलत होता है एक्चुअली। चैप्टर लेवल पे हम कैसे बताएं, कुछ लोगों को रेशो इजी लगता है, कुछ लोगों को रेशो टफ लगता है, समझ रहे हो। मैं कैसे बताऊं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, किसी के लिए कोई चीज इजी है, किसी के लिए कोई चीज टफ है। रेशो को सपोज मैं अगर बोलूं 2 घंटे दे दो, अब कुछ लोगों को इजी लगता होगा तो वो 1 घंटे में भी कर लेंगे, कुछ लोगों को टफ लगता है, नहीं बोलेंगे सर 2 घंटे में कैसे होगा सर। आए ख्याल में। इसीलिए बेस्ट ये होता है कि आप खुद जज करो अपने लिए। हम आपको इंपॉर्टेंट नॉट सो इंपॉर्टेंट बता सकते हैं, ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट बता सकते हैं, पर आप ही को उसको चैप्टर लेवल पे डिवाइड करना है। क्लियर है। तो फर्स्ट रीडिंग होने के बाद सीक्वेंस देखो मायने नहीं रखता, काफी बच्चे सीक्वेंस को लेके भी वरीड होते हैं। अगर आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, आप कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हो, देन यस सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंसेप्ट बिल्डिंग में सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मैं भी अपने अलग सीक्वेंस में पढ़ाता हूं जैसे कंसेप्ट की लिंक होती है। फिर अगर आपकी फर्स्ट रीडिंग हो गई है, कंसेप्ट पूरे क्लियर हो गए, इंटरलिंकेजेस आपको पता है, तो फिर सीक्वेंस बॉदर नहीं करना चाहिए, सीक्वेंस मैटर नहीं करना चाहिए। आप कोई भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हो। और बेस्ट चीज क्या होती है, मार्क्स के सीक्वेंस में या जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादा पूछने लायक है, वो पहले पढ़े। ठीक है। तो मैंने आपको पूरा इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट के चैप्टर बताए हैं। ठीक है। शेयर कैपिटल, डिबेंचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशो, मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग टूल्स, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटिंग, वैल्यूएशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये मिला के ही मेरे हिसाब से 60+ का तो वेटेज इन्हीं का ही है, 60+ वेटेज इन्हीं का ही है। तो यही आपको मैक्सिमम टाइम इसी को देना है, इसी पे फोकस करना है, इसी की डिटेलिंग में थ्योरी और प्रैक्टिकल कवर करने हैं, क्योंकि इसका वेटेज ही ज्यादा है। हाई वेटेज चैप्टर का जितना ज्यादा आप कवर कर पाओगे उतना अच्छा है। और इसके अलावा जितने भी है वो लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं करेंगे आपके पेपर को, तो आप इंपॉर्टेंट या जैसा भी आपको शॉर्ट में कवर करना हो कर सकते हो। ठीक है। तो ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट है, काफी इजी है, शॉर्ट में आप कवर कर सकते हो। कॉस्ट ऑडिट है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन है, कंसोलिडेशन है, शेयर बेस्ड पेमेंट है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग है। ये सारे छोटे चैप्टर्स हैं, 1-2 मार्क का वेटेज है इनका। ठीक है। तो ये लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डेप्थ में या बहुत ज्यादा ऑफ बीट चीजें कवर करने की इसमें जरूरत नहीं है। अब है टाइम एलोकेशन कैसे करें। ठीक है। तो मैंने टाइम एलोकेशन भी इंपॉर्टेंट एंड नॉट सो इंपॉर्टेंट के हिसाब से बताया है। इसी को आप बाद में चैप्टर लेवल पे डिवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरप्रिटेशन, कि वो इजी है, टफ है, या आपको कितना टाइम लगेगा, या आपको अपने लिए अपने खुद ही जजमेंट लेना होगा। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से 60-40 लेना चाहिए, मतलब मार्क्स के वेटेज में जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 60 मार्क्स का उसका कम से कम वेटेज होता है। तो 60% ऑफ द टाइम यू शुड डिवोट ऑन दिस। थोड़ा ज्यादा भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अगर आप 12 घंटे में रिवाइज करना चाहते हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 12 घंटे में रिवाइज करना चाहते हो, तो 12 घंटे का 60% यानी 7 to 8 आवर्स आप कम से कम इन चैप्टर्स को दो। ठीक है। और अगर 1-8 घंटा ज्यादा भी देना पड़े आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। और बचे हुए 3-4 घंटे जो है वो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ऊपर से पढ़ने के लिए आप दे सकते हो। ठीक है। 3-3, 4-4, 5-5 पेज के वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो बहुत जल्दी आपके रिवाइज हो जाएंगे। कंटेंट भी काफी कम है उन चैप्टर्स का। क्लियर है। अब आपके पास 18 घंटे हैं, तो 18 घंटे के हिसाब से 60% ले लो, 24 घंटे हैं उसके हिसाब से ले लो। 60-40 रेशो आपको याद रखना है, और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट में लेना है, कौन से चैप्टर नॉट सो इंपॉर्टेंट में लेना है, वो बस आपको ध्यान देना है। क्लियर है। तो ये सब था गाइस जो मुझे बताना था। हो सकता है मैंने कुछ चीजें इसके मतलब बताना मैं भूल गया हूं, या आपको और कोई नई चीज मुझसे पूछनी हो तो आप इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसमें डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। या अगर आपका कोई बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही टेक्निकल कुछ क्वेरी है तो आप ऐप पे, मेरे जो ऐप है अमित तल्ला क्लासेस ऐप है, वो आप डाउनलोड करके उस पे चैट बॉक्स पे जो भी टेक्निकल कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि देखो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में मैं कुछ ज्यादा शेयर नहीं कर सकता हूं, ना मैं वॉइस मैसेज भेज सकता हूं, ना मैं इमेज पोस्ट कर सकता हूं, तो बहुत दिक्कत होती है रिप्लाई करने में। तो अगर आपको प्रॉपर रिप्लाई चाहिए, वॉइस मैसेज से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप ऐप पे पूछिए, मैं डेफिनेटली विद इन 24 आवर्स आपका रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर है। तो भैया वीडियो लाइक कर देना। ठीक है। ऐसे ही वीडियो और आने वाले हैं सर, एफएसएम का भी आएगा। ठीक है। और चैनल डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना है, बहुत सारे वीडियोस और मेरे आने वाले हैं। ठीक है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरे टिप्स सजेशंस जो भी हैं अच्छा लगा होगा। इसका ये
पीपीटी का जो लिंक है वो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। कुछ बच्चों को पीपीटी लगेगी तो वो भी मैं आपको उसका पीडीएफ फाइल दे दूंगा, आप बाद में इसको अच्छे से रेफर कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, आई होप अच्छे से मैंने आपको बता दिया है और आप अच्छे से ये सारी चीजें फॉलो करोगे और अच्छे से 60+ स्कोर करके मुझे प्राउड करोगे, ठीक है। वीजी की पूरी टीम को आप प्राउड करोगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।